हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेज है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से खबरें आई वह वाकई हैरान करने वाली थी। उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा संगठन और संघ दोनों ही सक्रिय हो गया है। भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा कर चुके हैं। विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। इसके अलावा संघ के कई बड़े प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा कर चुके हैं। साथ ही साथ संघ और भाजपा के बीच बैठक भी लगातार हो रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे के जरिए। नहीं, देखिए, वाकई में उत्तर प्रदेश सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है और खास तौर पर अगर हम इतिहास उठाकर देखें, भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से रहे हैं, या उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में। तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक महत्व है अपने आप में बहुत ज्यादा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी ने अभी से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। दूसरे दलों ने भी बीजेपी को घेरने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और हमने देखा था कि जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव हुए उसमें बीजेपी को झटका लगा। हालांकि जिस माहौल में ये चुनाव हुए उसमें बीजेपी को झटका लगना ही था, क्योंकि कोरोना महामारी चरम पर थी और उस दौरान देखा कि जो अव्यवस्था थी उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव में ऐसा ना हो, बीजेपी को झटका ना लगे, इसके लिए बीजेपी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम बात करते हैं जरा 2019 के लोकसभा चुनाव की। उस समय भी कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अपना जो प्रदर्शन है वो प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रही है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। यह भी कहा गया क्योंकि अब जो समाजवादी पार्टी है और बसपा है उसका महागठबंधन हो गया है तो बीजेपी को झटका लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की हम खासतौर पर बात करें तो अब विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव में जो जनता ने आकलन करना है वो राज्य सरकार के कामकाज का आकलन करना है, बीजेपी अपने वादों पर कितनी खरी उतरी उसका आकलन करना है और विपक्ष की ओर से जो वादे किए जाएंगे या जो विपक्षी दल आपस में गठबंधन बनाएंगे उसके जो सामाजिक और जातिगत समीकरण बनेंगे उसका जो असर है वो चुनाव परिणाम पर दिखेगा। बीजेपी ने भी सामाजिक समीकरणों को साधने, जातिगत समीकरणों को साधने, जो असंतोष के स्वर उभर रहे हैं उनको थामने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में देखा जाए तो बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह का जो लखनऊ का दौरा रहा वो काफी उसको देखा गया महत्व के नजरिए से, और है भी महत्व क्योंकि आप देखिए कि 4 साल का कार्यकाल हो गया सरकार का। पहली बार केंद्र से कोई दल आया था, केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा था जिसने कि सरकार और संगठन के लोगों से अलग अलग चर्चा की। पहले सामूहिक बैठकें होती थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से अलग चर्चा की गई, उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग चर्चा की गई, मंत्रियों से अलग चर्चा की गई। खासतौर पर उन मंत्रियों से अलग चर्चा की गई, 20-20, 25-25 मिनट अकेले में चर्चा की गई जो कि पिछले कुछ दिनों में राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना कर चुके हैं या मुख्यमंत्री पर या जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी आलाकमान इस सब से अवगत है क्योंकि उनके पास रिपोर्ट प्राप्त करने के बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको चीजें पता लगती रहती हैं, इसीलिए ये सारी कवायद हुई। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बीजेपी है एक कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। ये परिवर्तन सरकार में ही होगा। माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा, जिनको कि प्रधानमंत्री का नजदीकी अधिकारी माना जाता था, उनको विधान परिषद के जरिए राजनीति में लाया गया, उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में खासतौर पे जो पूर्वांचल है और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां पर उन्होंने कोविड से निपटने में काफी कुछ काम किया है और उससे प्रधानमंत्री भी प्रसन्न है, पार्टी भी प्रसन्न है कि किस तेजी के साथ उन्होंने अधिकारियों से बहुत कुछ वो काम
इतने कम समय में करा लिया जिसको शायद लंबा समय लग जाता। तो अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर अटकलें हैं। इस तरह की भी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर जो प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है कि शायद संगठन में परिवर्तन ना हो, कि जो स्वतंत्र देव सिंह है वो अपने पद पर बने रहे, इस तरीके की संभावना ज्यादा है। और इस तरीके की जो हमारे को सूत्रों से पता चली है वो ये भी है कि बीजेपी यहां पर भी असम का एक प्रयोग कर सकती है कि विधानसभा चुनाव फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाए और चुनाव बाद फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ना घोषित करे, इस रणनीति पर भी काम चल रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। और देखिए, असम में जो कुछ हुआ, सर्बानंद सोनोवाल एक साफ छवि के और रिजल्ट लाने वाले सीएम होने के बावजूद उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया। ये एक संदेश है बीजेपी के सभी छत्रपों को कि आप अपने आप को ही सब कुछ मत समझिए। केंद्रीय आला कमान पार्टी के हित में, राज्य के हित में जो कुछ होगा वो उसी हिसाब से फैसले लेगा। किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कुर्सी या कोई पद नहीं लिख दिया गया है। ये साफ संदेश था असम का सभी बीजेपी के छत्रपों को। तो देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, क्यों पिछले जो चुनाव था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर ही बीजेपी ने लड़ा था। तो हो सकता है कि उनके ही चेहरे पर दोबारा जाए, इस बात की ज्यादा संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है उसमें इस तरीके के आरोप बीजेपी के लोग ही लगाते हैं कि वो अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जनप्रतिनिधियों पर कम करते हैं। ये देखना होगा कि बीजेपी जो कुछ मसले सुलझाने में लगी हुई है, असंतुष्टों को मनाने में लगी हुई है, तो वो ये मसला कैसे सुलझा पाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी कार्यशैली में एकदम से परिवर्तन कर ले वो थोड़ा सा संभव लगता नहीं है। लेकिन चुनावी वर्ष में हो सकता है कि ये कार्यशैली अगर उनकी है तो उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं, ये देखना होगा। अब अगर हम बात करते हैं जो बीजेपी की ही अंदरूनी राजनीति की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार भी मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा लिए हुए थे और भी वहां पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं। लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को फिलहाल कोई चुनौती इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि बीजेपी के लिए वो एक बड़ी संपत्ति बन चुके हैं। बीजेपी जहां पर भी आप देखते हैं विधानसभा चुनाव होते हैं, कुछ और चुनाव होते हैं, वहां पर बीजेपी उनको स्टार प्रचारक के रूप में उपयोग करती है, उनकी उनसे काम लेती है वहां पर। और ये सिर्फ विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव ही क्यों, हमने देखा था कि हैदराबाद में जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे वहां भी योगी आदित्यनाथ गए थे प्रचार के लिए। तो बीजेपी उनका जो उनकी जो एक फैंस हैं उनके बीच में उनकी उपस्थिति कराती है ताकि योगी आदित्यनाथ के प्रभाव का कुछ फायदा पार्टी को मिल सके। और उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है, उनको लोग सुनना चाहते हैं। और उनकी जो कार्यशैली है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है अपराधियों से निपटने की, उसके बहुत लोग फैन हैं। और आपको ऐसे पूरे देश में ऐसे उनके फैंस मिल जाएंगे जो उनकी अपराधियों से निपटने की कार्यशैली से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सारा कुछ नेगेटिव ही हुआ है। पिछले 4-5 साल में बहुत सारी उपलब्धियां हैं पिछले 4-5 साल की बीजेपी के पास। बीजेपी जरूर उनको भुनाना चाहेगी। खासतौर पर अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया था, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगना बंद हो गए थे, उत्तर प्रदेश में रोजगारों के जो नए हमारे जो मौके हैं वो आने बंद हो गए थे, सृजन नहीं हो रहा था रोजगार के। जो भी हमारे चाहे किसी भी क्षेत्र के आप बात कर लें। और अगर हम बात करते हैं पिछले 4-5 साल में तो आप देखिए कि रोजगार बड़ी संख्या में वहां पर सृजन हुआ है। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी भर्तियां हुई हैं, पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई हैं, कोई आरोप नहीं लगा है। और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सरकार पर, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। कानून व्यवस्था के लिहाज से पिछले 4-5 साल उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शानदार रहे हैं। ठीक है कि ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ घटनाएं नहीं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई भी हैं जिन पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। लेकिन बहुत सारे अगर हम देखें तो उपलब्धियां ज्यादा हैं। कुछ ठीक है नाकामियां रही हैं, लेकिन हम उपलब्धियों को भी नकार नहीं सकते हैं अगर बात करें 4-5 साल में। और एक चीज और देखने को मिली कि जो गठबंधन राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली और खासतौर पर जो आपसी खींचतान की एक राजनीति होती थी और मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से सरकार चलाने नहीं दिया जाता था, वो सब नहीं देखने को मिला 4-5 साल में। तो ये काफी उपलब्धि रही है। और अभी इस समय संघ की भी बैठक चल रही है, 3 दिवसीय बैठक है जिसमें कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। दत्तात्रेय भोसले जब से वो संघ के अहम पद पर आए हैं उसके बाद से उनका उत्तर प्रदेश का पहला दौरा था, उन्होंने वहां पर फीडबैक लिया है।
चाहे बीजेपी के नेता रहे हों, चाहे संघ के जो आनुषंगिक संगठन है उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया है कि क्या है इस समय पार्टी की हालात क्या है, इस समय सरकार की लोकप्रियता कितनी है, सरकार के प्रति नकारात्मक भावना कितनी, सबका फीडबैक लेकर उन्होंने संघ की बैठक में जरूर रखेंगे और किस तरीके से बीजेपी को उबारा जाए इस पर भी संघ के नेता जरूर चर्चा कर रहे होंगे। देखना होगा कि क्या मंथन होता है संघ की बैठक में, उसमें क्या जो अमृत निकलता है वो कितना अमृत निकलता है और कितना विष निकलता है, किसके हिस्से अमृत आता है, किसके हिस्से विष आता है, देखना होगा। समय आने पर ये सब चीजें भी मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वहां पर सरकार है उसमें जरूर परिवर्तन होने जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के लिए एक कठिन वर्ष जरूर है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इससे भी कठिन समय में उन्होंने खासतौर पर जब कोरोना की पहली लहर थी उससे भी प्रदेश को उबारा, दूसरी लहर में भी उबारा। और आप देखिए कि उनके जो नेतृत्व की प्रशंसा है, चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट हो, चाहे WHO, चाहे वो अन्य वैश्विक संगठन हो, सबने की है कि किस तरीके से उन्होंने टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बहुत ज्यादा तरीके से आगे बढ़ाया। और एकमात्र ऐसे शायद मुख्यमंत्री हैं किसी भी प्रदेश के जो कि गाँव में जाकर देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, लोगों के घर के दरवाजे खटखटा के पूछ रहे हैं कि आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो काफी काम तो किया है और नजर आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ तक सीमित हो गए हैं, नजर आए हैं पूरे प्रदेश में। अगर हम देखें 4 साल हो गए तो 4 साल पूरे नजर आए हैं, हर प्रदेश के इलाकों में समय समय पर यात्राएं करते रहे हैं और सबके साथ उनका नियमित संवाद रहा है, हर वर्ग के साथ संवाद रहा है, छवि एकदम साफ है और कार्यशैली से उनकी हो सकता है जो नाराज हो जो भी पार्टी में नेता उसको देखता है बीजेपी की तरफ मना पाती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाती है तो योगी आदित्यनाथ एक इतिहास रच देंगे। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ 2-3 दशकों की बात कर लें तो ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, कांग्रेस की सरकारें वहां रिपीट होती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इतना ठीक है 2-3 कार्यकाल लोग रहे हैं वहां पर, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आ जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा और उनका राजनीतिक कद भी बहुत बढ़ जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जो तैयारियों के लिहाज से भी अगर हम बात कर लें तो अन्य दलों के जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से बीजेपी के सामने स्पष्ट है चीज, लक्ष्य क्या है और लक्ष्य हमें कैसे हासिल करना है और जो राह की जो भी रुकावटें हैं उनको कैसे दूर करना है, जो भी राजनीतिक समाधान निकालने हैं मुद्दों के वो कैसे निकालने हैं तेजी के साथ, ये सब चीजें उनके सामने स्पष्ट है और उन्होंने तेजी से काम भी शुरू कर दिया। तो अगर हम चुनावी तैयारियों के लिहाज से देख लें तो वो अब भी आगे है बीजेपी। अब देखना होगा कि चुनाव के समय जो अन्य गठबंधन बनते हैं, कौन किस पार्टी में जाता है, कौन किस पार्टी से निकलता है, वो सब घटनाक्रम और भी इस बात पर वजन देंगे कि क्या परिणाम रहेंगे। तो देखना होगा कि अब बीजेपी इस मुद्दे को खासतौर पर उत्तर प्रदेश को कैसे सुलझाती है। अन्य दल भी अपनी अपने क्षमता के हिसाब से वहां पर अपनी पार्टी की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे बसपा की बात कर लें, सभी लोग ट्विटर पर ही नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर ही नजर आते हैं, खाली फेसबुक पोस्ट करते नजर आते हैं। तो जमीन पर इनका अभी कुछ दिखता नहीं है, इनकी जमीन पहले ही खो चुकी है, जमीन से इनका जो आधार है वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब ये नेता भी जमीन पर नजर नहीं आते हैं। अब बात पंजाब की करते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा कांग्रेस के पास अगर कोई बड़ा प्रदेश है तो वह पंजाब है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से इस वक्त उठापटक की स्थिति देखी जा रही है वह वाकई हैरान करने वाली है और कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। इसी उठापटक को शांत करने के लिए, इसी अंतर्कलह को शांत करने के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है और 3 सदस्यीय टीम लगातार पंजाब के नेताओं और वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। पंजाब में वर्तमान स्थिति क्या है और आखिर अमरिंदर सिंह और सिद्धू की जो टकराव है वह आगे किस तरह से जारी रह सकती है या उस पर विराम लगेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केरल में जो कांग्रेस की हार हुई है उससे सबक लिया है पार्टी आलाकमान ने और इसीलिए पंजाब पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए कि केरल में कांग्रेस के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो माहौल था और वहां पर जिस तरह से एक बार वामपंथियों को सत्ता मिलती है, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता मिलती है,
उसके लिहाज से इस बार कांग्रेस की बारी थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में आने से रह गई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी थी, कांग्रेस में जो आंतरिक जो अंतर विरोध थे, उस पर कांग्रेस अंत समय तक, चुनाव के अंतिम दिन तक काबू नहीं पा सकी थी। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। वहीं इसी स्थिति का जो आकलन करते हुए कांग्रेस ने पंजाब पर ध्यान देना शुरू किया। पंजाब में भी कांग्रेस मजबूत है और इसमें अभी अगर हम आज के हिसाब से देखें तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बन सकती है। अब अगर ऐसे माहौल में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाए तो पार्टी के लिए झटका होगा। इसीलिए वहां पर जो अंतर विरोध किस तरीके से थामे जाए, असंतोष किस तरह से थामा जाए, इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हरीश रावत हैं, जेपी अग्रवाल हैं। अब ये लोग सारे जो वहां के विधायक हैं, जो जिनके मन में असंतोष है कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, उनकी कार्यशैली के प्रति, वो अपनी बात वहां पर रखी उन्होंने। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इस पूरे के पूरे अभियान के एक तरह से लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी आकर अपनी बात रखी और बहुत आक्रामक रवैया था, बहुत आक्रामक उनका रुख था जब वो पैनल के सामने बात रख के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। अमरिंदर सिंह भी अपनी बात रखने के लिए आए और उसके बाद ये जो समिति का काम था वो खत्म हो गया। अब सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, देखना होगा कि क्या चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें जो भी कुछ हुआ है तो समिति के सामने पेश होने से ठीक पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दिया। समिति की बैठक में शामिल होने से ठीक पहले 3 विधायकों को तोड़कर वो कांग्रेस में ले आए। ये जो काम है, ये जो कारनामा है, राजनीतिक ताकत है, वो सिर्फ अमरिंदर सिंह के पास ही है, वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी किसी के बस की नहीं है वहां पे कांग्रेस में कि वो 1 या 2 विधायकों को ले आए किसी और दल से। तो अमरिंदर सिंह ने ये ताकत दिखाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही कांग्रेस अगले चुनाव में वहां जाने वाली है। सरकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि वहां पर जो सरकार है उसकी वो नेतृत्व परिवर्तन करने से वो चली जाए। क्योंकि पिछला चुनाव आप ध्यान करिए, पिछले चुनाव से ठीक पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को धमकी दे दी थी, चेतावनी दे दी थी कि यदि आप मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करते हैं तो मैं अलग पार्टी बना लूंगा। और ये बात पब्लिक डोमेन में थी, सब जानते थे इस बात को। और कांग्रेस ने उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया, वहां उनकी सरकार बनी और अपने बलबूते अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाई और फिर से वो अपने बलबूते ही सरकार बनाएंगे। अभी हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं वहां पर देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है और अमरिंदर सिंह की बढ़ती ताकत, अमरिंदर सिंह के बढ़ते कद को वहां पर कुछ नेता पचा नहीं पा रहे हैं। चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो और कई सारे 4-5 मंत्री भी बताए जा रहे हैं अमरिंदर सिंह की सरकार के जो नाराज हैं। कुछ 20-25 विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन जो बहुमत है वो अमरिंदर सिंह के साथ है। और देखना होगा कि अब जीतने भी असंतुष्ट है, क्या अमरिंदर सिंह उनको 2022 में विधानसभा चुनाव का टिकट भी देते हैं या उनको टिकट से भी वंचित रहना पड़ता है। और अमरिंदर सिंह ने जिस हिसाब से पिछले 5 साल 4 साल अभी हो गए 4 साल से जो सरकार चलाई है वहां पर उन्होंने जो अकाली दल है, ठीक है, अकाली दल से नजदीकी के उन पर आरोप लगते हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि अकाली दल के नेताओं पर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उन्होंने उन पर कार्रवाई नहीं की। और जो खासतौर पे जो एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी का मामला था उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने कहा था, वादा किया था कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, सजा दिलाऊंगा। तो वो सब मुद्दे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे हैं। लेकिन इन सबका शायद कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस वहां पर अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मजबूत है। वहां पर कांग्रेस को कह सकते हैं कि कांग्रेस अमरिंदर, ये इसको वहां पर इसकी ये व्याख्या कर सकते हैं। तो कांग्रेस के नेतृत्व में अमरिंदर के नेतृत्व में कांग्रेस वहां चुनाव लड़ेगी तो जरूर जीतेगी। और फिलहाल की तो यही स्थिति है, क्योंकि अकाली दल जो बादल है वो एनडीए से अलग होने के बाद राजनीतिक रूप से अलग थलग नजर आ रहा है। उसकी ना वो शक्ति रह गई है। आपने देखा था कि जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी उनका बुरा हाल हुआ था। बीजेपी की वहां पर मजबूत स्थिति अकाली दल के साथ मिलकर होती थी, अब बीजेपी भी वहां पर कमजोर है। अन्य दलों का वहां पर कुछ खास है नहीं। आम आदमी पार्टी ने जरूर अपना प्रभाव वहां पर बढ़ाया था, लेकिन कुछ एक क्षेत्र तक सिमट गई है। और उसके जो नेता हैं वहां पर, क्योंकि वो दूसरे दलों से आए हैं, वो उनकी वफादारी पहले कहीं और थी, अब आम आदमी पार्टी के साथ ही, तो वो भी पाला बदल कर लेते हैं। उसमें आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार में आने जा रही है ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि खासतौर पर अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक बार को लगा था कि शायद आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो 50 के आंकड़े को नहीं पार कर पाए थे। तो ये दिखाता है कि जो वहां पर अभी आज की स्थिति में बात करें तो कांग्रेस आलाकमान ये बात समझता है कि अमरिंदर सिंह मजबूत है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू से भी उनको प्रेम है।
तो सिद्धू को कैसे उनका हक दिलाया जाए। और क्योंकि वो हमने देखा था कि जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से वो राजनीतिक रूप से अलग थलग हैं। ठीक है, जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं कांग्रेस की तरफ से उनको स्टार प्रचारक घोषित किया जाता है, लेकिन वो कहीं प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। तो लेकिन उनका सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति जो भक्ति है उसका वो प्रदर्शन करते रहते हैं। तो कांग्रेस छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू कहीं और जा रहे हैं ऐसा भी नहीं दिखता। लेकिन अब देखना होगा कि इस हमारे पास जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से 2 उप मुख्यमंत्री वहां बनाए जा सकते हैं। एक पिछड़ा वर्ग से हो सकता है, एक कोई और हो सकता है। क्या वो नाम नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, इस पर संशय है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का जो पद है वो नहीं देंगे। उससे कम पर नवजोत सिंह सिद्धू मानने वाले नहीं है। तो कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे वहां पर बनाती है देखने वाली बात होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम सारा लबोलो आप देखें, जो भी कांग्रेस के पैनल ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। उसके बाद जो भी ऐलान होगा वो अभी समय की बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कैप्टन अमरिंदर ही हैं, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर ही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल ठोकोताली करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कुछ, उनको अगर हम कहें कि इस पूरे अभियान में उनके हाथ कुछ लग गया हो तो ऐसा कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो बीजेपी है वो और चाहे अकाली दल है वो जरूर इस मौके का, और खासतौर पर कांग्रेस के अंतर विरोध जो है उभर रहे हैं उसका लाभ लेना चाहेंगे। देखना होगा कि क्या वो इस मौके का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि राजनीति में अगर देखा जाए तो जिसने मौके का लाभ उठा लिया वही असली खिलाड़ी होता है। तो देखना होगा कि पंजाब के इस खेल में क्या चीजें उभर कर आती है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती है कि अगर उसके पास अभी छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो सबसे मजबूत अगर कहीं वो है तो पंजाब में है। पंजाब एक समृद्ध राज्य भी है, तो अगर वहां से वो सत्ता उसके हाथ से जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत कठिनाई होगी आगे आने दिनों में। तो कांग्रेस इसीलिए ज्यादा ध्यान वहां पर दे रही है, और लगता यही है कि ठीक है कोई एकाध नेता नाराज रह जाए, लेकिन कांग्रेस वहां पर सत्ता में शायद वापसी करने में सफल